नमस्कार बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक आपके लिए आज एक नया पाठ लेकर आया हूँ जो वसंत भाग 3 से है। आपने अभी तक ध्वनि कविता का अध्ययन किया जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया था। आज हम नए पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि है लाख की चूड़ियाँ। इसे लिखा है कामता नाथ जी ने। सर्वप्रथम हम कामता नाथ जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम अपना पाठ की शुरुआत करेंगे। देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। साहित्य की कई विविध विधाओं में उल्लेखनीय पहचान रखने वाले कामता नाथ जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहल सम्मान है मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान आदि सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि निम्नलिखित हैं, सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, जैसे छुट्टियां, तीसरी सांस, शिकस्त, पिघलती बर्फ़, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, ये आप याद रखेंगे। आइए अब पाठ की ओर चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ। आपने अपने मम्मी को या बहनों को पहनते हुए देखा होगा चूड़ियाँ। चूड़ियाँ दो तरीके से बनती थी पहले। एक तो लाख की चूड़ियाँ होती थी जो बहुत पहले प्रचलन में थी, अब बिल्कुल ही नहीं है प्रचलन में वो। और दूसरी वो जो कांच की चूड़ियाँ, जिसमें आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनें देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन कांच की चूड़ियों में वो सब हो सका और मशीनों के द्वारा बनाया गया। उसी पर आधारित यह पाठ है कि पहले लोग लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाते थे घर में, जो कि घरेलू उद्योग जैसा था। छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते थे और छोटे छोटे लोगों को उसका रोज़गार मिलता था। जब ये कांच की चूड़ियाँ आती हैं तो वो सारे रोज़गार छिन जाते हैं। यह कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही एक मनिहारन की है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है, और एक बच्चे की है जो उससे बहुत मिलता जुलता है, जो उससे मामा के यहाँ से संबंधित है। जनार्दन नाम है उस बच्चे का। किस प्रकार से यह घरेलू उद्योग उसका ख़त्म होता है और बदलू किस तरीके से अपने व्यवसाय को ही खो देता है, ये पूरा आपको इस पाठ में समझने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। दिखने में कुछ ऐसी होती थी लाख की चूड़ियाँ। आपके सामने एक पिक्चर है, आप इसे देख के समझ सकते हैं कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं। आप तुलना कर सकते हैं लाख की चूड़ियों और कांच की चूड़ियों के बीच में। कांच की चूड़ियों में फिनिशिंग अच्छी मिलती है और पॉपुलर अब कांच की ही चूड़ियाँ हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। गोलियां भी आपने देखा है, कंचा पाठ पढ़ा था आपने, उसमें गोलियां देखा था आपने। कांच की गोलियां अब आती हैं, पहले लाख की गोलियां बनाते थे लोग। बच्चा जब बदलू के गांव जाता है, अपने मामा के यहाँ जाता है, तो वह बदलू के पास भी जाता है और वहाँ बदलू उसको लाख की गोलियां बना कर देता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। आप यहाँ सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे लाख क्या होता है। लाख एक प्रकार का मटेरियल है। लाख, आपने लाक्षागृह के बारे में सुना होगा महाभारत में, जो कि इजीली फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेती है उसमें। लाख के कीड़े होते हैं, उनसे यह लाख राल के रूप में प्राप्त की जाती है और उसी से ये मटेरियल बनाया जाता है लाख। पहले इन लाख का बहुत प्रचलन था, अब धीरे धीरे लाख ख़त्म होता जा रहा है, अब ये इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। आगे चलते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जाहिर सी बात है, आप अपने मामा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे, जितने भी मामा के हम उम्र होंगे, आप उन्हें मामा कहेंगे, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होंगे वो उन्हें काका कहेंगे, क्योंकि वो उनके पापा के भाई के समान हैं, तो इसलिए वो उनको काका कह के संबोधित करते थे। तो यह बच्चा भी
जिसका नाम जनार्दन है, वह बदलू मामा ना कह के काका कहता था, क्योंकि वो सभी बच्चों के मुंह सुनता था कि उसे वो काका कह के बुलाते हैं। आगे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं। सहन, सहन वो जगह होती है जहाँ पे घर बना होता है, घर के जस्ट फ्रंट वाला एरिया, उसे सहन कहते हैं। जहाँ घर नहीं बना हुआ है, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया गया, उसे हम सहन कहते हैं। भट्टी आपको पता है किसी भी चीज़ को पिघलाने के लिए गर्म होती है। कोयले की सहायता से हम कोई चीज़ पिघलाने के लिए जब हम भट्टी बनाते हैं, उसे हम भट्टी कहते हैं। और चौखट, चौखट मेज लकड़ी का बना हुआ चौखट होता है, मेज, छोटा मेज, उसे हम चौखट कहते हैं। जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छः विभिन्न आकार की बेलना नुमा मुंगेरियाँ रहतीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। मुंगेरियाँ आप समझ रहे होंगे, बेलनाकार होता है। एक तरफ बेलना, आप इसको कोन की तरह मान सकते हैं कि सामने थोड़ा पतला होगा और पीछे साइड में मोटा होगा। जिस साइज़ की चूड़ियाँ चाहिए हम वहाँ तक लाख को लेकर जाएंगे और उसी आकार की चूड़ियाँ हम बनाते जाएंगे। उन पे मार्किंग रहती है कि कितने हाथ कितने डायमीटर का मुझे चूड़ियाँ चाहिए, उसी हिसाब से मार्किंग के हिसाब से वो मुंगेरियाँ चढ़ा करके वो उनको बनाता था। उसी साइज़ों का मुंगेरियों का इसलिए इस्तेमाल होता था। आगे, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया छोटी सी खाट होती है, मचिया, उसे हम मचिया कहते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का आप सभी को पता है, तम्बाकू पीने के काम आता है हुक्का, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न हो, किसी नववधू की कलाई हो। जैसे हम चूड़ियाँ कलाई में पहनाते हैं वधुओं के, नववधू मतलब कि नई नवेली जो वधू है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बदलू मनिहार था, मैंने मनिहार बताया। वे जो चूड़ियाँ बनाते हैं बेचते हैं उन्हें हम मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक मतलब कि पूर्वज भी उसके चूड़ियाँ बनाया करते थे, पेशा था, रोजगार था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय कहते हैं जिसमें आप कुछ मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अभी हम मुद्रा विनिमय इस्तेमाल करते हैं। हमें कुछ ख़रीदना होता है तो हम पैसे के एवज में चीज़ खरीदते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम कोई चीज़ खरीदते थे तो उसके बदले में हम वस्तु देते थे। अर्थात अगर हमने चूड़ियाँ खरीदी, सपोज़ करिए उसका मूल्य 10 रुपये 20 रुपये है, तो 20 रुपये के हिसाब का अनाज दे देते थे हम, गेहूँ देते थे, चावल दे देते थे, ऐसे। आगे, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बस बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब ये कि कठिन काम, ये एक तरीके का मुहावरा है।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। बिल्कुल विवाह के अवसर पे जो भी होता है, आप नाई को देख लीजिए या जितने भी उस तरीके के पंडित हैं, उन सब का अपना ही वो होता है कि वो किस एवज में, क्योंकि अच्छे के लिए कोई काम हो रहा है तो वो सब अपनी अपनी मांग रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको विवाह पक्ष वाले लोग पूरा भी करते हैं। तो सेम वही काम बदलू भी करता है। सुहाग की बात है इसलिए चूड़ियों के दाम वो बढ़ा कर लेता है, या दाम बढ़ाने से तात्पर्य ये है कि वस्तुएं वो बढ़ा के लेता है। जैसे उसकी पत्नी को साड़ियाँ मिल जाती हैं, उसके लिए पगड़ी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, गुस्से में आ जाता था और कभी कभी तो वह दो चार बातें भी सुना देता। कांच की चूड़ियाँ जाहिर सी बात है मशीनों के द्वारा बनती हैं और वो हाथ से इतनी मेहनत करके चूड़ियाँ बनाता था। जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ जाएगा तो उसकी लाख की चूड़ियाँ बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, उसका रोज़गार छिन जाएगा, इसलिए वह गुस्साता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। हाँ, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। यहाँ पे एक व्यंग्य करता है वो बच्चे से कि उनकी कलाइयाँ नाजुक हैं, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ मुचुक जाएंगे या मोच आ जाएगा। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगीं। विरले ही, बहुत कम लोग ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही अपनी उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, अर्थात देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन, ये वही बच्चा है जिसे बदलू लाख की गोलियां बनाकर देता था। काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पलट पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई,
न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि बदलू जो कि मनिहारन है और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम जनार्दन है, वह बदलू से जाता है, उससे कांच की गोलियां लाख की गोलियां मिलती हैं उससे वहाँ पे। और आपने ये सारा प्रक्रम देखा कि कैसे वो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है और चूड़ियाँ बनाने के बाद वह उसे वस्तु विनिमय के माध्यम से वह उसे बेचता है, अर्थात चूड़ियों के बदले में वह सामान लेता है, जो ज़रूरत की सामानें होती हैं वो लेता है। उससे ही अपना जीवन यापन वो कर रहा है। अब आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ बदलू के साथ जिसका अफसोस जनार्दन को बाद में होता है। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।